डियर स्टूडेंट, आज जो है हम साइंस का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें लेसन नंबर 8 जो हम करेंगे, और लेसन नंबर 8 हमारा कौन सा है? गति। और इसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में कब होती है, गति अवस्था में कब होती है। ठीक है, और उनकी जो अलग अलग गति है उसको हम कैसे माप सकते हैं, वो सब भी हम इसमें करेंगे। इसमें हम अलग अलग फॉर्मूले निकालेंगे। चाल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, त्वरण के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, आपकी जो वेलोसिटी होती है जिसको हम वेग कहते हैं उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे, और उसमें जो है बहुत सारे दूरी समय ग्राफ भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे देखते आइए, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में देखते हैं और कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। अपने आसपास अगर हम देखें, हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपकी विराम अवस्था में होती हैं और कुछ जो होती हैं वो आपकी गतिमान अवस्था में होती हैं। ठीक है, जैसे कि गतिमान अवस्था में, ठीक है, तो हमारे आसपास की जो कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ तो जो आपकी विराम अवस्था में होती हैं, जैसे कि अगर आपके घर में जो अलमारी है वो विराम अवस्था में होगी। ठीक है, जो आपके घर में जो आपके आंगन में पेड़ लगा हुआ है वो भी एक जगह पे ही आपका स्थित होता है, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो आपका विराम अवस्था में होगा। और कुछ वस्तु जो होती हैं वो आपकी गतिमान अवस्था में होती हैं, यानी कि गतिमान अवस्था का मतलब कि जो वस्तुएं आपकी चलती हैं उसको हम गतिमान अवस्था में कहते हैं, और जो वस्तुएं आपकी नहीं चलती हैं उनको हम विराम अवस्था में कहते हैं। तो गतिमान अवस्था वाली, जैसे कि जो आपके पक्षी उड़ रहे हैं तो ये भी आपके गतिमान अवस्था में हैं। मछलियाँ तैरती हैं, ये भी आपके गतिमान अवस्था में है। हमारे शरीर में जो रक्त है वो पूरे शरीर में हमारा प्रवाहित होता है, तो ये भी हमारा गतिमान अवस्था में होता है। हमारे शरीर के अंदर का जो रक्त है वो हमारा गतिमान अवस्था में होता है। और जो हमारी सड़क पे जो मोटर गाड़ियाँ चलती हैं ये भी हमारी गतिमान अवस्था में होती हैं। हमारे जो परमाणु होते हैं, लेसन नंबर 1 में पढ़ा है हमने कि हमारे कि जो भी चीज़ बनी होती है वो हमारी छोटी छोटी परमाणुओं से मिलके बनी होती है। ठीक है, सभी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, और उन्हीं कणों को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे तारे हैं, जो हमारी आकाश गंगाएं हैं, ये सारी जो है लगातार आपकी चलती रहती हैं। कोई भी वस्तु इसमें जो है आपकी ये स्थिर नहीं है, सारी वस्तुएं जो हैं ये आपकी गतिमान हैं। ठीक है, तो हम प्राय यह समझते हैं कि कोई भी वस्तु गति तभी करती है जब वह अपने समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। ठीक है, तो इसमें तो कोई भी वस्तु इसमें समय के साथ जो अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, कोई भी वस्तु समय के साथ अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो आपकी गतिमान होती है। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण आपको दिए गए हैं। हवा की गति का अनुमान हम कैसे कर सकते हैं कि हवा अगर आपकी धीरे चल रही है या तेज़ चल रही है, उसका पता हमें कैसे चलता है? पत्तियों के हिलने डुलने से। अगर वो पत्तियां आपकी धीरे धीरे हिल रही हैं इसका मतलब हवा आपकी धीमी चल रही है, और अगर पत्तियां आपकी बहुत तेज़ हिल रही हैं तो इसका मतलब कि आपकी हवा जो है वो आपकी तेज़ चलती है। तो सारी चीज़ें जो हैं आपकी गतिमान अवस्था में हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फिर हम देखें, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी वस्तु प्रायः गतिशील प्रतीत हो सकती है और दूसरे के लिए जो है वो आपकी स्थिर प्रतीत हो सकती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी वस्तु जो है वो आपकी गतिशील प्रतीत हो सकती है और दूसरे के लिए वो आपकी स्थिर प्रतीत हो सकती है। जैसे कि गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान करते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़े हुए व्यक्ति को वो आपको स्थिर प्रतीत होते हैं। यानी कि मान लो कि ये कोई सड़क है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है पेड़ लगे हुए हैं, और एक आदमी जो है सड़क पे ही खड़ा होकर पेड़ को देख रहा है, तो उसे पेड़ कैसे नज़र आएंगे? उसे पेड़ जो है वो आपके विराम अवस्था में नज़र आएंगे। ठीक है, सड़क पे पेड़ लगा हुआ है और सड़क पे खड़ा होकर अगर कोई आदमी देख रहा है तो उसे पेड़ जो है वो विराम अवस्था में नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई यहाँ से सड़क पे से कोई बस जा रही है, ठीक है, और बस में बैठा हुआ आदमी अगर उस पेड़ को देख रहा है तो उसको ये लग रहा है कि सारे के सारे पेड़ जो हैं वो आपके पीछे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको वही पेड़ फिर किस में नज़र आएंगे? वही पेड़ जो है वो आपको गति में नज़र आएंगे। तो ये हमें कोई भी चीज़ आपकी विराम अवस्था में होगी
या कोई भी चीज़ आपकी गतिमान अवस्था में होगी तो इसका पता हमें कैसे चलता है कि हम उसको कहाँ से देख रहे हैं। अगर हम पेड़ को सड़क पे खड़े होकर देख रहे हैं तो वो पेड़ हमें स्थिर नज़र आ रहे हैं, विरामावस्था में नज़र आ रहे हैं। और अगर वही पेड़ हम गाड़ी में बैठ के देख रहे हैं तो वो हमें चलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि कौन सी वस्तु आपकी विरामावस्था में है, कौन सी वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में है, ये डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर इसमें दिया गया है। कुछ वस्तुएं जो हैं वो आपकी सीधी रेखा में चलती हैं, कुछ वस्तुएं जो हैं आपकी सीधी रेखा में चलती हैं, कुछ वस्तुएं जो हैं आपकी वृत्तीय पथ यानी कि इस तरीके से वो आपकी गतिमान होती हैं। ठीक है, और कुछ घूर्णन कर सकती हैं, कुछ कंपन कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी गति के बारे में हमने पढ़ा। तो कोई भी वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में होगी या विरामावस्था में होगी तो वो डिपेंड करता है कि हम उसको कौन सी जगह से ऑब्जर्व करते हैं, उसकी स्थिति का आकलन हम कौन से बिंदु से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं गति का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। गति का वर्णन, तो आइए हम किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु भी कहते हैं और इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिति को नापने के लिए, उसकी पोजीशन को नापने के लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है। उसी पॉइंट को हम निर्देश बिंदु कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे ओरिजिन भी कहते हैं। फिर इसने कहा है कि इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना किसी गांव में हमारा स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने पूछा कि आपका घर कितनी दूरी पर है, आपकी क्लास में मैंने बच्चों से पूछा कि आपका घर कितनी दूरी पर है, तो पहले बच्चे ने कहा, एक बच्चे ने उत्तर दिया कि मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एक बच्चे ने कहा कि मेरा घर 4 किलोमीटर की दूरी पर है और एक बच्चे ने कहा कि मेरा घर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सभी के आंसर क्या होंगे, गलत होंगे। कि ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जो अपने घर की दूरी बता रहे हैं इनको ये नहीं पता ये जो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं ये कहाँ से बता रहे हैं। ये 2 किलोमीटर की दूरी स्कूल से बता रहे हैं, 2 किलोमीटर की दूरी रेलवे स्टेशन से बता रहे हैं, या 2 किलोमीटर की दूरी किसी हॉस्पिटल से बता रहे हैं। तो यानी कि किसी भी वस्तु की पोजीशन को नापने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि आपके घर की स्कूल से कितनी दूरी है, ठीक है, तो यानी कि आपके घर में और आपका जो हाउस है और आपका जो घर है उनके बीच में कितनी दूरी है, तो अब जो है सही आंसर आएगा। सभी बच्चे जो आंसर देंगे वो आपका सही होगा। तो स्कूल को हम यहाँ पे एक पॉइंट मान सकते हैं, जैसे कि ये हमारा स्कूल है और ये हमारा घर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, मान लो यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गई। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फिर आपकी सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है आपकी, ये गति का सबसे साधारण प्रकार होता है सरल रेखीय गति। तो जब भी कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में चलती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। ये अगर आपकी सीधी रेखा में चल रही है तो इसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। और ये जो है किससे स्टार्ट होगी, पॉइंट ओ से स्टार्ट होगी, जिसको हम निर्देश बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी और सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे कुछ फिगर से जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फिगर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो सरल रेखीय गति जो होती है आपकी इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। तो ये कोई वस्तु है आपकी, चल रही है ये आपकी। ठीक है, तो वो कहाँ से चलना स्टार्ट करती है, वो ओ से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, फिर वो ए पे पहुँचती है, फिर वो ए से बी पे आती है, फिर ठीक है बी से सी पे आती है और फिर वो आपकी सी से ओ पे वापस आती है। तो इस तरीके से ये वस्तु जो है आपकी सरल रेखा में गति कर रही है। तो अब हम इसमें इस उदाहरण में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन्हीं भी दो वस्तुओं का, यानी कि ये जो वस्तु चल रही है आपकी, ये कोई कार भी हो सकती है, कोई ट्रक भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ट्रेन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ आपकी चल रही है। तो अब हम इसकी दूरी निकालेंगे और इसका विस्थापन निकालेंगे। दूरी और विस्थापन की वैल्यू जो है हम इसमें निकालने की कोशिश करेंगे। तो मान लो कोई वस्तु जो है पहले ओ से चलना स्टार्ट की है और वो कहाँ तक गई है आपकी, ए तक गई है। ठीक है, तो या इसने कितनी दूरी तय की है, ठीक है,
तो यहाँ से कितनी दूरी तय की है उसने, 60 किलोमीटर। ओ से चलना स्टार्ट किया है, ओ से लेके ए तक चलना स्टार्ट किया है, तो उसकी जो दूरी आएगी यहाँ से लेके ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी है यहाँ पे, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 60 किलोमीटर। ठीक है, और फिर जब हम विस्थापन निकालते हैं, ठीक है, तो विस्थापन निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, अंतिम बिंदु यानी कि जो आपका अंतिम पॉइंट होता है माइनस स्टार्टिंग बिंदु, जिसको हम प्रारंभिक भी कहते हैं, यानी कि जो लास्ट वाला पॉइंट है और उसमें से जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो विस्थापन के लिए, दूरी के लिए तो हम निकालेंगे कि उसने रास्ते की कितनी लंबाई को तय किया है, तो रास्ते की जो पूरी लंबाई होगी उसको हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन जब हमें निकालना है तो विस्थापन निकालने के लिए हम जो उसका फाइनल पॉइंट है और उसमें से माइनस करेंगे जो उसका इनिशियल पॉइंट है, फाइनल वाले पॉइंट में से इनिशियल वाले पॉइंट को हम उसको माइनस करेंगे। तो फाइनल वाला पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो रुकेगी जाके, और इनिशियल वाला कौन सा होगा, जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों के बीच को माइनस करके हमें क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में हम विस्थापन निकालने की कोशिश करेंगे और दूरी को निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कहाँ से कहाँ तक गए हैं, ओ से ए तक गए हैं हम। ठीक है, ओ से ए तक गए हैं, तो दूरी कितनी आएगी, दूरी भी जो है वो भी आपकी 60 किलोमीटर आएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रास्ते की लंबाई है वो 60 किलोमीटर है। और विस्थापन अगर हम निकालें तो लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है आपका, ए माइनस यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट है और ये जो है ये आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा आपका, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वाला पॉइंट है और ये आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा आपका 60 माइनस 0 बराबर 60। तो इसमें जो विस्थापन की वैल्यू आएगी वो भी आपकी कितनी आएगी, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि दूरी की वैल्यू भी 60 किलोमीटर आई और विस्थापन की वैल्यू भी 60 किलोमीटर आई है। ठीक है, तो अब क्या है कि पहले तो हम ओ से ए तक चले हैं यहाँ पे, अब हम वापस आ रहे हैं ए से बी पे, यहाँ पे हम वापस आ गए हैं। ठीक है, अब हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी में हम कैसे निकालेंगे, रास्ते की पूरी लंबाई, तो रास्ते की पूरी लंबाई, ठीक है, तो ये कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है आपकी 60 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी 60 हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी 35 हो गई। तो 60 + 35 दूरी कितनी हो गई आपकी, 95 किलोमीटर। तो यानी कि पूरे रास्ते की लंबाई जो है वो कितनी हो गई आपकी, 95 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। ठीक है, तो विस्थापन निकालने के लिए, ठीक है, हमने यहाँ से चले, ओ से बी पे चले और बी से फिर हम वापस ओ पे आए। तो अब हमें देखना है स्टार्टिंग वाला पॉइंट कौन सा है, ये, और रुका कहाँ पे है, वो जाके बी पे रुका है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 35 माइनस 0 = 35 किलोमीटर। यानी कि विस्थापन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 35 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 95 किलोमीटर। इसी वस्तु की जो दूरी आ रही है, यानी कि उसने कितने रास्ते की लंबाई तय की है, वो 95 किलोमीटर आ रही है, और उसका जो विस्थापन आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 35 किलोमीटर। तो विस्थापन हमने कैसे निकाला कि जहाँ पे वो रुकी है, बी वाले पॉइंट पे वो रुकी है, और चलना उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, ओ पे। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 35। तो ये 35 आपका विस्थापन आएगा। ठीक है, और अब लास्ट स्टेज अगर हम देखें कि अब वस्तु जो है आपकी ओ से ए पे जाती है और फिर वापस आपकी ए से ओ पे आती है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम दूरी निकालें पूरे रास्ते की लंबाई, यानी कि 60 तो है जाने के और 60 है आपके वापस आने के, तो टोटल कितने हो गए आपके, 120 किलोमीटर। तो दूरी जो है वो कितनी आएगी आपकी, 120 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन के लिए हम देखते हैं कि पहले ये आपकी ओ से चली है ए तक, और फिर ए से वापस आ गई है वो आपकी ओ पे। ठीक है, तो यानी कि वो ओ से ही चली थी और वापस भी वो किस पे आ गई है, ओ पे ही आ गई है। ठीक है, तो इसमें विस्थापन निकालने के लिए लास्ट वाला पॉइंट
लास्ट वाला पॉइंट भी क्या है आपका, यही है, और स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी यही है, तो दोनों को माइनस करोगे आंसर कितना आएगा आपका 0। तो इसमें जो विस्थापन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने देखा कि एक बार जब वो आपका ओ से ए तक चला था तो दूरी भी आपकी 60 किलोमीटर थी और विस्थापन भी आपका 60 किलोमीटर था। फिर जब हम ए से सी पे वापस आए तो दूरी जो थी, ए से बी पे वापस आए तो दूरी जो थी वो आपकी 95 किलोमीटर थी और विस्थापन जो था वो आपका 35 किलोमीटर था। फिर हम दोबारा ओ पे ही आ गए, तो जब हम दोबारा ओ पे ही आ जाते हैं तो दूरी जो आएगी वो आपकी 120 किलोमीटर आएगी, लेकिन आपका जो विस्थापन है वो कितना आएगा, आपका विस्थापन की वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। तो इसका मतलब हम दूरी क्या होती है कि कोई भी जो वस्तु चल रही है उसके रास्ते की जो लंबाई है उसे ही हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है, जो विस्थापन होता है आपका अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, इन दोनों का जो माइनस होता है उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि विस्थापन जो है वो आपका 0 भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई भी वस्तु आपकी जिस पॉइंट से चल रही है, ठीक है, और दोबारा चल के अगर वो उसी पॉइंट पे आ जाती है तो विस्थापन की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे फिर गाड़ी में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को नापता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। तो गाड़ी में एक आपका यंत्र लगा होता है और ये क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में आता है कि ओडोमीटर जो है गाड़ी में लगा हुआ, ओडोमीटर क्या काम करता है। तो ये वस्तु के द्वारा तय की गई कितनी दूरी, यानी कि आपकी गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है उसे हम ओडोमीटर के द्वारा नापते हैं। तो फिर इसने कहा कि एक कार जो है वो आपकी, एक कार भुवनेश्वर से दिल्ली जाती है, तो ओडोमीटर कितना बता रहा है, ओडोमीटर 1850 किलोमीटर की वैल्यू दिखा रहा है। तो इसका मतलब तय की गई दूरी कितनी है 1850 किलोमीटर। तो ओडोमीटर हमें क्या दिखाता है, तय की गई दूरी के बारे में बताता है। ठीक है, फिर इसमें ये एक बार हम देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसमें फिर नेक्स्ट है आपका एक समान गति और असमान गति क्या होती है, कि यदि कोई भी वस्तु अगर आपकी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, ठीक है, समान समय में अगर वो समान दूरी को तय करती है तो उसको हम समान गति कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी वस्तु है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, फिर दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर चल रही है, फिर तीसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर चल रही है, अगले घंटे में भी 50 किलोमीटर चल रही है, यानी कि वो हर घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि वो सेम टाइम में सेम दूरी को ट्रैवल करती है या समान समय में समान दूरी को तय करती है तो उसे हम कौन सी गति कहते हैं, एक समान गति। ठीक है, तो यही है इसमें। तो गति को हम एक समान गति कब कहेंगे, कि जब कोई वस्तु आपकी समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। जैसे पहले घंटे में भी 50 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 50 किलोमीटर, उससे नेक्स्ट घंटे में भी 50 किलोमीटर। ठीक है, और असमान गति कौन सी होगी, तो ऐसी वस्तु जो कि समान समय में समान दूरी तय नहीं करती उसको हम असमान गति कहते हैं। जैसे कि कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी उसकी स्पीड कम हो रही है, कभी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी उसकी स्पीड कम हो रही है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके असमान दूरी के होंगे। जैसे कि भीड़ वाली जगह में अगर कोई कार जा रही है, कभी वो तेज़ चलेगी, कभी वो आपकी धीरे चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो उदाहरण होंगे वो आपके किसके उदाहरण होंगे, असमान गति। तो समान गति में कौन सा होगा, सेम समय में सेम दूरी को तय करेगी, और असमान गति में सेम समय में सेम दूरी को तय नहीं करेगी। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन हम देखेंगे कि किसी प्रत्येक वस्तु के द्वारा, एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। तो इसने कहा है कि क्या किसी भी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। तो हाँ, अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि हाँ, हमारा जो वस्तु का विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है अगर कोई भी वस्तु जिस पॉइंट से चलती है दोबारा उसी पॉइंट पर लो जाती है। ठीक है, जिस पॉइंट से वो चलती है अगर दोबारा उसी स्थिति पे वो आ जाती है तो विस्थापन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि जिस बिंदु से चली है और दोबारा उसी बिंदु पे लौट के वापस आ जाती है तो वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि आप घर से बाजार गए और फिर बाजार से घर आए तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, विस्थापन के लिए कौन सा सही है। तो विस्थापन के लिए कौन सा सही है, ये शून्य नहीं हो सकता, ये सही है। विस्थापन ये शून्य हो सकता है, अभी हमने देखा कि ये विस्थापन शून्य हो सकता है।
तो ये सही हमारा विस्थापन शून्य हो सकता है। इसके बाद जो बी दिया गया है, इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो विस्थापन जो है वो शून्य भी हो सकता है, तय की गई दूरी के बराबर भी हो सकता है, तय की गई दूरी से कम भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी तय की गई दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो बी वाला उत्तर है ये गलत है और जो ए वाला आंसर है वो आपका सही है। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हम कल करेंगे। तो आज के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करने हैं